है ना। अगर ये कहा जाए कि कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री बनाते हुए फेंका गया है, थीटा कितना है, केस टू थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। देखो वेलोसिटी इधर है और बी इनवर्ड है, मतलब माइनस जेड एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, तो इसके बीच का एंगल, इसके और इसके बीच का एंगल 90 डिग्री हुआ। तो जब भी थीटा 90 होगा, यानी जब भी आपको ऐसा मिले लिखा हुआ कि चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड 90 एंगल पर, तो उसका पाथ क्या होगा, सर्किल। और सबसे खास बात क्या होगी, जब आप इसके ऊपर फोर्स निकालेंगे ना, तो हमेशा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स आएगा वो सेंटर की ओर आएगा। जो वेलोसिटी है बी इनवर्ड, अब आप ऐसे फोर्स निकालिए तो जिधर थंब आएगा उधर ही फोर्स होता है, तो फोर्स हमेशा किधर लगेगा, सेंटर सी की ओर। यहां निकालिए फोर्स, यहां सेंटर सी की ओर, सही है। तो फोर्स इसको क्या प्रोवाइड करेगा, जो मैग्नेटिक फोर्स ये लग रहा है एफएम, ये इसको क्या प्रोवाइड करेगा, सर्किल में घूमने के लिए क्या चाहिए, सेंटीमीटर फोर्स। तो आपको ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टार बना देना, याद रखेंगे। द मैग्नेटिक फोर्स विल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स फॉर द सर्कुलर मोशन। द मैग्नेटिक फोर्स विल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स फॉर द सर्कुलर मोशन, यानी जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो आपको सेंटीमीटर फोर्स की जो वैल्यू है उसको प्रोवाइड करेगा, पूरा करेगा। मैग्नेटिक फील्ड फोर्स की वैल्यू क्या है, क्यू वी बी साइन थीटा है, थीटा 90 है, साइन 91 हो गया, बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर। बोलो सहमत है। अब एक देखो यहां पर v से v कैंसिल, तो यहां क्या बचेगा, क्यू वी इज इक्वल टू एम वी बाई आर। तो आर इसकी वैल्यू क्या आएगी, एम वी बाई क्यू वी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है, इससे सवाल बहुत बनते हैं, मतलब 1 नंबर के, 2 नंबर के, 5 नंबर के, चाहे जितने नंबर के सवाल बनाओ, इससे बहुत सवाल बनते हैं। जैसे एम वी बाई क्यू वी आया ना, रेडियस आया ना। अब सुनो, जैसे कहा जाए यहां से एक प्रोटॉन फेंका गया v स्पीड से, प्रोटॉन, और v स्पीड से ही इलेक्ट्रॉन फेंका गया, तो किसकी रेडियस ज्यादा आएगी, जैसे v स्पीड से स्पीड सेम हो गई, प्रोटॉन को फेंका गया, इलेक्ट्रॉन को फेंका गया, दोनों को इधर ही फेंका गया, इधर ही, तो किसकी रेडियस बड़ी आएगी, प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है। सहमत। अब दूसरा सवाल सुनो, क्या mv की वैल्यू p होती है, तो इसका एक फॉर्मूला अगर हम लोग P अपान क्यू भी लिख दे तब भी सही है भाई, P अपान क्यू भी तो सही है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि एक चार्ज पार्टिकल को, जैसे मान लो प्रोटॉन को और इलेक्ट्रॉन को, दोनों को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर फेंके, दोनों का मोमेंटम सेम है, मोमेंटम P की वैल्यू दोनों के लिए सेम है, तो दोनों की रेडियस सेम आएगी, क्योंकि Q दोनों का सेम होता है, एक अंतर आएगा। अगर मैं प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव होता है इधर फेंकूं, तो उसका फोर्स ऐसे आएगा, सर्किल ऐसे बनेगा, और अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रॉन को फेंकूं, इलेक्ट्रॉन को, तो फोर्स ऊपर ना आके नीचे आएगा, तो ये सर्किल ऐसे बनेगा। इस पे ध्यान देना, इस पे सवाल बनता है। जैसे मान लीजिए चार्ज पार्टिकल को फेंके, जो ऐसे घूम रहा है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और जो ऐसे घूम रहा है वो क्या है, नेगेटिव चार्ज। और एक बात जो सबसे खास बात है वो सुन लीजिए, इसमें ये जब ये घूमेगा तो क्या बदल रहा है, वेलोसिटी, और क्या नहीं बदल रहा है, स्पीड। मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है, वर्क डन बाई एफएम, मतलब मैग्नेटिक फोर्स, वो कितना होता है, 0। मैग्नेटिक फोर्स आलसी होता है, मैग्नेटिक फोर्स, ये जो एफएम है ये परम आलसी फोर्स है, क्या, आलसी। इसका वर्क कितना आएगा, 0, और वर्क डन बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी अगर सेम रहेगी तो स्पीड भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ, तो अगर ये के सेम है, मास तो सेम है ही, तो स्पीड भी सेम होगी। क्या बदल रहा है, वेलोसिटी। और क्यों बदल रहा है, क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है, यहाँ पे डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे इधर है, यहाँ पे इधर है ना। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाए, ध्यान सुनिएगा, अगर आपके एग्जाम में आ जाए
कि किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में फेंका गया, किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में फेंका गया, तो आप जान रहे हैं उसके 3 पाथ पॉसिबल हैं, स्ट्रेट लाइन, सर्किल और हेलिकल पाथ, 3 पाथ हैं। इसके बाद थर्ड वाला जो केस है वो हेलिकल पाथ देगा। अब आपसे वो पूछ लिया कि जब उसको फेंका गया तब उसकी स्पीड 10 थी, जब मैग्नेटिक फील्ड में फेंके तो उसकी स्पीड 10 थी। अब 3 ऑप्शन है, या तो सीधे चलेगा, या सर्किल में घूमेगा, या हेलिकल पाथ में चलेगा, और बाद में निकलेगा फील्ड के बाहर। जब फील्ड के बाहर निकलेगा तब स्पीड पूछ ले, तो पागल मत होना, स्पीड कोई बदल नहीं सकता। मैग्नेटिक फोर्स आलसी होता है, ये कभी स्पीड को बदल नहीं सकता। तो जितनी स्पीड से फेंके वो 10 से, जब वो निकलेगा बाहर तब उसकी स्पीड कितनी होगी? 10। लाख वो घूमे, चाहे चक्कर लगाए सर्किल में, चाहे हेलिकल पाथ, बाहर निकलते समय और एंट्री करते समय जो स्पीड होती है बराबर होगी। हाँ, मैं वेलोसिटी, मैं नहीं कह रहा हूं कि वेलोसिटी नहीं बदलेगी, क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है तो वेलोसिटी बदलेगी। जैसे सुन लो, मान लो जब वो मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री किया तो उसकी वेलोसिटी दी है 3i + 4j, ये उसकी वेलोसिटी दी है v1, अगर एंट्री करते समय ये आपको दी है, तो इसकी स्पीड कितनी आई? अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर का सम, यानी 9 और 16 यानी 5। तो अब इसकी स्पीड अब फिक्स हो गई, अभी 5 ही रहेगी, डायरेक्शन बदलेगी। अब मान लो जब वो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर निकला तो आपको उसकी वेलोसिटी दी है कि यार उसकी वेलोसिटी ये है 4j - 3k। तो क्या ये पॉसिबल है? इसका मॉड निकालोगे तब भी तो 5 आएगा, अंडर रूट 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, तो ये पॉसिबल है। लेकिन यही लिख दे 4j - 3k ना लिखकर -2k लिख दे या -7k लिख दे, तो अब ये स्पीड पॉसिबल नहीं है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो मैग्नेटिक फील्ड कभी भी वर्क नहीं करेगी, वो कभी स्पीड को घटा बढ़ा नहीं सकती, या ऐसे बोल लीजिए काइनेटिक एनर्जी को घटा बढ़ा नहीं सकती, वो आलसी होती है। और अगर आपसे पूछ ले कि कोई फील्ड यहां पर है जो स्पीड को बढ़ा रही है या घटा रही है, तो कौन सी फील्ड है? तो पक्का एक ही ऑप्शन है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाती है उससे स्पीड बदलती है। दोनों अंतर समझ गए? क्या मैग्नेटिक फील्ड वर्क करेगी? नहीं। स्पीड बदलेगी? नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगी? हाँ। स्पीड बदलेगी? हाँ। तो स्पीड बदलने वाला कौन? स्पीड ना बदलने वाला कौन? इसको दिमाग में एकदम क्लियर रखेंगे आप, इतना लिख लीजिए। सुनो, अगर मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को उसके परपेंडिकुलर फेंके तो उसका पाथ एक सर्किल होता है। क्या होता है? सर्किल। इस सर्किल की रेडियस क्या होती है? mv/qb, या mv मोमेंटम, इसको p लिख दिए। तो अगर स्पीड के टर्म में सवाल आए, अगर स्पीड की बात करें तो mv/qb लगाना, अगर मोमेंटम की बात करें तो p/qb लगाना, और अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी p को रिप्लेस कर लो, p बराबर √2m होता है, p बराबर, यहां लिखो। तो अब रेडियस कितनी आई? √2mk/qb। हाँ, और ये हो गई काइनेटिक एनर्जी के टर्म में। भाई अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी 4 गुना कर दिए, तो ये फॉर्मूला लगाओ कि को 4 गुना करोगे 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आएगा। अगर मोमेंटम 4 गुना कर देंगे तब 4 गुना हो जाएगा, स्पीड को 4 गुना करेंगे तब भी 4 गुना हो जाएगा, लेकिन के को 4 गुना करेंगे तो 4 का √2 बाहर आएगा, और के की वैल्यू qv होती है। के की वैल्यू क्या होती है? qv। तो अगर के यहां qv लिख दे तो अब रेडियस का फॉर्मूला क्या आएगा? r बराबर √2m, के की जगह qv बोलो, और अपान एक q और है। हाँ, तो इस q को √q 2 बार लिख लो, और एक √q कैंसिल हो गया, तो अब ये रूट इस रूट के साथ मिल जाएगा, तो फॉर्मूला क्या आएगा? 1/b, और रूट के अंदर 2mv/q, v तो अलग हो ही गया। तो अब सुनो, m/q अब तुमको देखना पड़ेगा। मतलब अगर मान लीजिए v क्या है? स्पीड नहीं है, k बराबर qv में v क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस ना। तो फॉर्मूला क्या आया? 1/b × √2mv/q।
तो ये जो V है ये वोल्टेज है। तो अगर आपको वोल्टेज दिया है कि वोल्टेज को बढ़ा दिए 4 गुना 5 गुना कर दिए, तो अब V यहाँ लिखोगे, और M क्या है मास, Q क्या है चार्ज। तो अब ये फॉर्मूला कौन सा हो गया, फॉर्मूला नंबर 4। हाँ, और एक फॉर्मूला और है, वो फॉर्मूला है टेम्परेचर के टर्म में। काइनेटिक एनर्जी किसी चार्ज पार्टिकल की K बराबर 3/2 kT। K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T क्या है टेम्परेचर केल्विन में, T जो है ये टेम्परेचर है केल्विन में। अब ये वाली वैल्यू यहाँ लिखो 3/2 kT यहाँ पर, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आपकी रेडियस की एक वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट के अंदर कितना 3m kT ना, बोलो अपॉन QV। अब आपके पास टोटल 5 फॉर्मूले हो गए। अब इस 5 में से पक्का कोई ना कोई एक सवाल आता है हर बार। अंडर रूट के अंदर 3 मास है, m मास है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है केल्विन में, Q चार्ज है, B मैग्नेटिक फील्ड है। हाँ, और कुछ चीजें जान लो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का है, उससे भारी प्रोटॉन है। अब इस प्रोटॉन का इन दोनों से रिलेशन है, प्रोटॉन के मास का डबल मास है इसका 2m। अगर प्रोटॉन का मास m मान लें और चार्ज q मान लें, तो न्यूट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन के मास का डबल है, और चार्ज इसका वही है q। अल्फा पार्टिकल के लिए मास है 4 गुना और चार्ज है 2 गुना। अब आपको ये पता होना चाहिए, कोई एग्जाम में आएगा जब, तो आपको ये नहीं बताएगा, कहेगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल all are projected with the same kinetic energy in the same magnetic field. Find the ratio of radius, या write down the increasing or decreasing order of radius। तो जिस बच्चे को ये नहीं पता है कि इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल से क्या रिलेशन है, वो वहां रिलेट नहीं कर पाएगा। क्योंकि देखो, जब कोई फार्मूला लगाओ तो तुमको बार बार मास चाहिए, चार्ज चाहिए, तो मास और चार्ज ही चाहिए, और बाकी तो वो दिया रहेगा, ये तो आपको दिया ही रहेगा। बोलो भाई, लिख लो। चार्ज पार्टिकल चक्कर लगा रहा है, तो हमको एक आता निकालने के लिए टाइम पीरियड बताओ, मतलब एक चक्कर लगाने का समय। जब वो एक चक्कर लगाएगा तो कितनी दूरी चलेगा, कितना डिस्टेंस चलेगा, 2πr। तो इसकी डिस्टेंस हो गई 2πr, सहमत, ये डिस्टेंस हो गई 2πr। और स्पीड में आपको अभी बताया, इतनी देर से समझा रहा हूं, स्पीड कोई मैग्नेटिक फील्ड में कोई स्पीड बदल नहीं सकता, तो स्पीड सेम रहेगी। तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और r का फॉर्मूला अभी आपने डिराइव किया 2π/v, और r की वैल्यू आप लिख लीजिए mv/qb, v कैंसिल, तो कितना आया ये टाइम पीरियड 2πm/qb। सुनो, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया कि प्रोटॉन को एक बार 10 की स्पीड से फेंके, एक बार 20 की स्पीड से, एक बार 30 की स्पीड से, कौन से केस में टाइम पीरियड ज्यादा आएगा? सब में बराबर आएगा, क्योंकि इसमें देखो प्रोटॉन को फेंक रहे हो तो उसका मास और क्यू तो फिक्स ही है, मैग्नेटिक फील्ड भी वही है, और स्पीड इसमें है ही नहीं। तो होगा क्या, जब धीमे फेंकोगे धीमे तो छोटा सर्किल बनाएगा, तेज फेंकोगे बड़ा सर्किल बनाएगा, बहुत तेज फेंकोगे बहुत बड़ा सर्किल बनाएगा, हाँ या ना। लेकिन हर बार उसको पूरा करने का जो समय है, टाइम पीरियड, वो सेम रहेगा। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जब आप स्पीड को करते हैं डबल, तो रेडियस भी हो जाती है डबल। इस फॉर्मूले से R = mv/qb से देख लो, R अगर आप बढ़ाएंगे डबल करेंगे तो V भी डबल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो गया ना, और टाइम पीरियड आ गया तो फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी बराबर 1 टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड ये है तो qv/2πm। चलिए अब आपसे पूछ रहे हैं, बताओ, इलेक्ट्रॉन को फेंके, प्रोटॉन को फेंके, किसके लिए फ्रीक्वेंसी ज्यादा आएगी? इलेक्ट्रॉन के लिए फ्रीक्वेंसी ज्यादा आएगी। क्यों? क्योंकि उसका मास कम है, हाँ या ना। तो अब अगर आपको ये सब फार्मूला बेस्ड सवाल है, ये सारे सवाल क्या है? फार्मूला बेस्ड। ये समझ में आया?
चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में फेंके, जैसे मैग्नेटिक फील्ड इधर है और आपने इधर फेंका, और एंगल क्या बने, या तो एक्यूट या ऑब्ट्यूज। तो उसका पाथ क्या होता है, हेलिकल पाथ। एक्यूट का मतलब एंगल 90 से कम बने, ऑब्ट्यूज का मतलब 90 से ज्यादा बने। तो यहां पर मैंने एक्यूट एंगल लिया, तो मैग्नेटिक फील्ड v है, वेलोसिटी v है, एंगल थीटा है। तो इस थीटा को पहले आप तोड़ लीजिए इधर और इधर, तो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे तो v cos थीटा इधर आएगा और इधर आएगा v sin थीटा। अब देखो v sin थीटा तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो ये तो सर्किल में घुमाएगा। आपको बताए थे अभी ना कि जब कोई पार्टिकल सर्किल में घूमता है तो उसकी कंडीशन क्या है, थीटा 90। इसको आप ऐसे ट्रीट करिए कि दो है तो एक ही चार्ज पार्टिकल ना, इसको ऐसे ट्रीट करिए कि इसके पास दो वेलोसिटी अलग अलग, दोनों को इंडिपेंडेंट ट्रीट। तो इसका ट्रीटमेंट ऐसे होगा कि ये वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, केस 1 हो गया, कोई फोर्स लगेगा नहीं, केस 1 क्या था, थीटा 0 हो गया। भाई ये पूरी वेलोसिटी मान लो v cos थीटा सॉल्व किए 100 आई, तो 100 का वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड से एंगल कितना है, 0, तो ये स्ट्रेट लाइन चलेगी। और ये वाली मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए 50 आई, तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड आपकी मैग्नेटिक फील्ड मतलब ये वेलोसिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो इसका एंगल कितना हो गया 90, तो ये सर्किल में घुमाएगा। अब है दोनों इसके पास, तो ये इधर भी चलेगा और सर्किल में कैसे घूमेगा वो देख लो, वेलोसिटी डायरेक्शन में ऐसे रखकर v की ओर घुमाओगे तो इनवर्ड आएगा, यानी सर्किल का सेंटर अंदर आएगा, यानी ऐसे घूमेगा, देखो ऐसे इनवर्ड, इसका सेंटर अंदर की ओर जाएगा ऐसे, तो ऐसे घूमेगा सर्किल, आगे भी जाना है तो सर्किल में घूमते हुए ऐसे आगे जाएगा, इसको बोलेंगे हेलिकल पाथ। समझ पाए, नहीं समझे, नहीं समझे? तो इसमें कितनी मोशन इन्वॉल्व है, दो तरह के, स्ट्रेट लाइन और सर्कल। ठीक, तो सर्किल की रेडियस क्या होगी, mv बाई क्यूबी होती है, तो mv साइन थीटा अपॉन क्यूबी, बोलो। और इसमें एक टर्म आता है टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड वही होगा 2 पाई m अपॉन क्यूबी। क्यों वही होगा आप समझ रहे हैं, 2 पाई r लिखोगे तो r की वैल्यू ये है, जैसे मैं आपको समझा दूं क्यों वही आएगा, 2 पाई r अपॉन v होता है, बोलो 2 पाई r अपॉन v तो v साइन थीटा है जो सर्किल में घुमा रहा है, और r की वैल्यू कितनी है, ये लिखिए m v साइन थीटा अपॉन क्यूबी। तो ये v साइन थीटा पूरा उड़ गया ना, बोलोगे तो क्या बचा, 2 पाई m अपॉन क्यूबी, तो टाइम पीरियड वही आएगा, रेडियस बदल जाएगी, एम वी साइन थीटा हो जाएगा, टाइम पीरियड वही आएगा। इसमें एक टर्म होता है पिच, क्या होता है पिच बताओ। जैसे हम लोग यहां पर देखो, इसको एक चक्कर घुमाए ऐसे, तो ये खुलता है ना बाहर की ओर, या क्लॉकवाइज घुमाए तो बंद होता है, तो एक चक्कर घुमाने में जितना दूर आगे या पीछे की ओर जाता है वो दूरी पिच होती है। तो पिच क्या है, पिच एक डिस्टेंस है, क्या है, जो कवर होती है कितने समय में, एक चक्कर के समय में, यानी एक टाइम पीरियड में। तो जो डिस्टेंस कवर होती है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड कितना है, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे जा रहा है, इसकी स्पीड कितनी है, v cos थीटा, बोलो भाई, तो इसकी जगह हो गया v cos थीटा, और टाइम पीरियड t की जगह 2 पाई m अपॉन क्यूबी। ये आपकी पिच की वैल्यू है, समझ में आया नहीं? ऐसा है कि हम लोग को पढ़ना है कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मैग्नेटिक फील्ड है कोई, पहले से एग्जिस्ट कर रही है, और उसमें किसी चार्ज पार्टिकल को आपने फेंक दिया, तो उस चार्ज पार्टिकल का रास्ता, पाथ क्या क्या हो सकता है। तो देखिए पहले आप उसके लिए ये जानिए कि मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है बताओ, क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। एफ एम क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। क्यू क्या है, चार्ज पार्टिकल विद साइन, तो जो साइन रहेगा आप लिखेंगे। वी क्या है, वी स्पीड। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। थीटा क्या है, खास बात क्या है, थीटा का ही पूरा रोल है, मैग्नेटिक फील्ड बी और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी v, इसके बीच में जो एंगल बनेगा उसे क्या बोलेंगे, थीटा ना। तो अगर ये आप ध्यान दीजिए कि थीटा 0 हो जाए, क्या मतलब आप चार्ज पार्टिकल को इधर फेंकिए, चार्ज पार्टिकल को आप फेंकिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, थीटा कितना हो जाएगा, 0।
साइन 0 कितना होता है 0। अगर साइन 0 0 है तो फोर्स कितना लगेगा, अगर फोर्स 0 लगेगा तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, अगर फोर्स 0 लगेगा तो जितनी वेलोसिटी से फेंके वो कांस्टेंट रहेगा। भाई न्यूटन का पहला लॉ क्या कहता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स 0 है तो वो उसी वेलोसिटी चलता रहेगा जो उसके पास थी। तो अगर आपने इसको चार्ज पार्टिकल को जिधर मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे मान लीजिए इधर मैग्नेटिक फील्ड है बी, और आपने चार्ज पार्टिकल को इसी की डायरेक्शन में फेंक दिया, तो इसके और इसके बीच में एंगल थीटा कितना हो गया 0। फोर्स कितना लगेगा, इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा 0। तो इसका पाथ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये इसी वेलोसिटी चलता रहेगा जो इसके पास है। हाँ, तो केस वन में किसी मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, मतलब कोई चार्ज पार्टिकल अगर आपने मूविंग जो है मैग्नेटिक फील्ड में फेंका तो उसका पाथ क्या हो सकता है केस वन में, स्ट्रेट लाइन। और इसी का एक सब पार्ट है, इसका सबसेट है कि अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ना फेंक कर उसके अपोजिट फेंक दिया, जैसे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इधर है बी हो गया, और आपने चार्ज पार्टिकल लिया और आपने इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट फेंक दिया, तो अब बताइए इसके बीच में एंगल कितना है। और इत्तेफाक से साइन 180 भी क्या होता है 0। तो जब यहाँ पे साइन 180 लिखेंगे 0 हो जाएगा, तो एफ एम कितना आएगा 0, और फोर्स 0 लगने का मतलब इसका पाथ फिर से क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। किसी मैग्नेटिक फील्ड में फेंका गया चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल सकता है, यस बोलो। और खास बात क्या होगी, जब वो स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट, वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। जैसे आपके एग्जाम में आ जाए कि एक मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल को फेंका गया तो वो उसमें मूव कर सकता है, ऑप्शन दे दे आपको, तो एक ऑप्शन लिख दे कि विद स्ट्रेट लाइन विद वेरिएबल स्पीड, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में चलने का मतलब ही यही है कि नेट फोर्स 0 है, फोर्स लगेगा नहीं, फोर्स लगेगा नहीं, तो ना स्पीड बदलेगी ना वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलेगी। हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए आपसे एग्जाम में कहे कि मैग्नेटिक फील्ड ईस्ट डायरेक्शन में है पूरब, और चार्ज पार्टिकल को उसमें फेंके, हाँ, तो ईस्ट डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी या स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, या वेस्ट में, दोनों में पॉसिबल है। ईस्ट में फेंकोगे तब भी फोर्स 0 लगेगा, वेस्ट में फेंकोगे तब भी फोर्स 0 लगेगा, हाँ या ना। तो फोर्स दोनों में 0 लग सकता है, यानी अब ध्यान सुनना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया कि एक चार्ज पार्टिकल को, मतलब कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड पहले से एग्जिस्ट कर रही है, कहीं पर पहले से मैग्नेटिक फील्ड है, और कहा आपसे कहा गया कि उसमें एक चार्ज पार्टिकल को फेंका गया और चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन चल रहा है, तो जिधर चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है उधर ही मैग्नेटिक फील्ड है या किसी और डायरेक्शन में, तो इसका आंसर है उधर ही हो सकती है या उसके अपोजिट भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए आपने नॉर्थ में फेंका है और नॉर्थ में सीधे चलता चला जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ में ही हो सकता है साउथ में हो, यानी एग्जैक्ट डायरेक्शन आप नहीं पता कर सकते, नॉर्थ या साउथ, यानी या तो उसी डायरेक्शन उसी लाइन के अलॉन्ग होगी मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए होंगे हम क्या कह रहे हैं। तो पूरी बात का निष्कर्ष क्या है, केस वन में किसी चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड में जो पाथ होगा वो क्या क्या हो सकता है, स्ट्रेट लाइन हो सकता है। कब हो सकता है, जब उसके ऊपर फोर्स 0 लगे। फोर्स 0 कब होगा, या तो आपने चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फेंका होगा या उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ये समझ में आया, बोलो भाई। इसमें कोई इफ बट कोई बात जो आपको संदेहास्पद लग रही हो, नहीं, पक्का।